मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो याद करने वाले पॉइंट हैं वो सबको दिमाग में रखने चाहिए, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ये एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वाट का स्टार्ट करते हैं वाट मीटर से। तो यहाँ हम लोग देखते हैं वाट मीटर में कि वाट मीटर जो है उस पर दो कॉइल होते हैं, करंट कॉइल, ठीक है, और पोटेंशियल कॉइल। अब ये करंट कॉइल जो होते हैं वो मोटा होते हैं, पोटेंशियल केवल पतला होते हैं। तो जब करंट कॉइल जो मोटा होगा तो उसमें जो कॉपर का वाइंडिंग क्या हो रहता है, यानी टर्न जो होगा और टर्न हमारा लो होगा, टर्न क्या होगा, लो होगा। लेकिन पोटेंशियल कॉइल में क्या होता है कि ये आपका क्या पतला होने के कारण इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वाइंडिंग का वो ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ दोनों हमारा में वाइंडिंग जो क्या हो रहता है वह कॉपर का क्या हो जाता है। और देखिए ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है कि डायनेमो टाइप वाट मीटर में ये सूटेबल फॉर होता है पावर मेजरमेंट, एसी के साथ साथ डीसी सर्किट में। यानी कि डायनेमो टाइप वाट मीटर को हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं एसी के साथ साथ डीसी, दोनों के लिए हम लोग इसका मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। वही अगर हम लोग अगला पॉइंट का बात करें तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट में है कि यहाँ पे बहुत सारे एरर भी आते हैं। देखिए डायनेमो टाइप वाट मीटर में आपका एरर भी आएगा। तो देखिए वो क्या क्या एरर है वो हम लोग देखते हैं। एक होता है पीसी इंडक्टेंस कनेक्शन में जो एरर आएगा उसके कारण हो सकता है, पीसी कैपेसिटेंस के कारण हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हो सकता है, एडी करंट के कारण हो सकता है, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, टेम्परेचर के कारण हो सकता है, वाइब्रेशन के कारण हो सकता है। ये सब हमारे वाट मीटर में एरर आते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगला पॉइंट है कि पावर पॉलीफेज वाट मीटर में हम लोग यूज़ करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए 3 फेज एसी सर्किट के लिए। यहाँ पे दो टाइप इसका नाम होता है, दो एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप्स का हमारा यूज होता है, 2 एलिमेंट्स एंड 3 एलिमेंट टाइप पॉलीफेज वाट मीटर, जिसका हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं 3 फेज एसी के लिए। वही अब हम देखें तो क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा बताता है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस और अनबैलेंस लोड में, यानी कि अगर जो लोड है वो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड है तो पावर मेजरमेंट हम लोग करते हैं 2 वाट मीटर मेथड से, ठीक। 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन में जब रहेगा बैलेंस या अनबैलेंस दोनों में तो उसको हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अगर बैलेंस लोड हो 3 फेज सर्किट के लिए तो उसमें हम लोग 1 वाट मीटर सूटेबल होता है। 1 वाट मीटर इसलिए सूटेबल होता है, बैलेंस कंडीशन बोला गया। बैलेंस कंडीशन कहने का मतलब इसमें करंट का वैल्यू बराबर होगा, फेज लाइन दोनों का, वोल्टेज का वैल्यू भी बराबर होगा, यानी कि इम्पीडेंस भी वैल्यू इसमें बराबर हो रही है। तो क्या होगा कि सारा चीज़ इसमें सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक फेज से जो भी पावर हम मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा या किसी के द्वारा, उसके बाद उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो तीनों फेज का निकल जाएगा, इसलिए हमारा एक सिंगल वाट मीटर की ज़रूरी पड़ती है बैलेंस लोड 3 फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट के लिए। और अभी हम लोग अगला देखें तो अगला है कि अगर रिएक्टिव पावर को अगर हम लोग 3 फेज एसी सर्किट में मेजरमेंट करना है तो हम लोग बोथ 2 वाट मीटर और 1 वाट मीटर दोनों से हम लोग कर सकते हैं। यानी एक्टिव पावर का मेजरमेंट करना होगा 3 फेज एसी सर्किट, ठीक है। तो हम 2 वाट मीटर और 1 वाट मीटर दोनों से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सूटेबल होता है। अगला पॉइंट बोला गया है कि अगला पॉइंट है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, उसमें एक्टिव पावर था, अब क्या है कि रिएक्टिव पावर, ठीक है। इसमें हम लोग 1 वाट मीटर मेथड का उपयोग करेंगे, जिसमें हम लोग देखिए करंट कॉइल को जो है कनेक्ट करेंगे आर फेस में, पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करेंगे 2 फेस वाई और बी में। ये वाई और बी में हम लोग पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करेंगे और आर फेस को हम लोग करंट कॉइल में कनेक्ट करेंगे। तो हमारा
रिएक्टिव पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं 1 वाट मीटर से। उसी तरह अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर पावर फैक्टर ऑफ लोड यूनिटी हो, यानी कोस फाई का वैल्यू आपका 1 हो, तो उस कंडीशन में जो वाट मीटर का रीडिंग होगा वो शो करेगा इक्वल वाट वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे कि दोनों वाट मीटर मेथड से हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों का जो वैल्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा, यानी वाट मीटर 1 बराबर वाट मीटर 2 होगा। और अगला हम लोग पॉइंट का बात करें, देखिए कि अगर पावर फैक्टर का वैल्यू यानी जो लोड है उसका 0.5 होगा, तब 1 वाट मीटर का जो वैल्यू आएगा यानी W1 का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन W2 का भाव रहेगा वो हमारा टोटल पावर मेजरमेंट करेगा। ठीक है, यानी इसका कुछ वैल्यू आएगा, ये आ सकता है आपका, यानी कोस फाई यानी कि आपका हो जाएगा P बटा टोटल पावर का ये 2 पाई होता है, ये आएगा आपका सेकेंड वाट मीटर से। उसी तरह अगर हम लोग बात करें अगला का, तो अगला हम लोग देखेंगे कि अगर पावर फैक्टर ऑफ लोड 0 हो जाए, यानी कोस फाई आपका 0 हो जाए, तब 1 वाट मीटर का वैल्यू दूसरे वाट मीटर के मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगा और दूसरा का पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ होगा। अगला पॉइंट है कि अगर 2 वाट मीटर मेथड हम लोग बात करें, तो 1 वाट मीटर इंडिकेट करेगा नेगेटिव रीडिंग एंड अदर जो करंट कॉइल में या पोटेंशियल कॉइल में कनेक्टेड है वो हमारा रीडिंग वैल्यू देगा वाट मीटर से। तो ये 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करें दूसरा आता, तो दूसरा देखिए ये क्या है, अब हम लोग देखेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में। तो देखिए इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर है उसका हम लोग कॉमनली यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन एसी सर्किट में, यानी कि एनर्जी का हम लोग मेजरमेंट करना हो एसी सर्किट में तो हम लोग इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर नॉट सूटेबल होता है डीसी सर्किट के लिए, यानी कि डीसी सर्किट में अगर हम लोग एनर्जी मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। उसी तरह अगला पॉइंट है, तो देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो है उसमें 2 टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए पहला होता है ड्राइविंग टॉर्क, दूसरा होता है ब्रेकिंग टॉर्क। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट देखिए कि इसमें बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन एनर्जी मीटर इज प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम बाय द लोड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब इसमें जो एनर्जी बता रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E/T, यानी P/T, इसको हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी N/T के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा ये इक्वेशन बता रहा है जो कि हमारा एनर्जी मीटर का एक वर्किंग का सिद्धांत ही होती है, ये वर्किंग की सिद्धांत ही होती है। अगला पॉइंट है कि अगर एनर्जी मीटर में एरर अकर होगा तो कौन कौन सा एरर होगा, फ्रैक्शनल एरर, स्पीड एरर, फेज एंगल एरर, ग्रेपिंग एरर, ओवरलोड एरर और टेम्परेचर एरर, ये सब एरर हमारा क्रिएट होगा। और यहाँ ध्यान लीजिए कि फेज एंगल एरर कंपनसेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का शेडिंग क्या लगाया जाता है आपका सेंट्रल लिब में, जिसका उपयोग हम लोग फ्रैक्शनल एरर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जान लीजिए मतलब फेज एंगल को हम लोग कंपनसेट करना रहे तो कॉपर का शेडिंग हम लोग बैंड सेंट्रल लिब में लगाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल एरर को हम लोग कंपनसेट करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ शेडिंग जो बैंड है ये हम लोग शंट के मैग्नेट का यूज करके हम लोग ये चीज़ शेडिंग बैंड लगाएंगे साइड लेब में। ठीक है, सेंट्रल लेब में नहीं, साइड लेब में।
तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अब ये चीज़ है, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिए। ये पॉइंट बताता है कि इसमें स्लो लेकिन कंटिन्यूअस रोटेशन कर रहा है जो डिस्क है, एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है, बिना कोई लोड में, इसमें कोई लोड नहीं दिया है, तो और इसमें पीसे जो है वो एनर्जाइज हो जाता है, मतलब वो एक्टिव हो जा रहा है इस तरह का। तो जो इसमें विदाउट सप्लाई के, तो इसको हम लोग इस एरर को कहते हैं क्रिपिंग एरर, ठीक है। और ये जान लीजिए कि एनर्जी मीटर इज टेस्टेड फ्रॉम फ्लोइंग टेस्ट, यानी दो टेस्ट से हम लोग, ऐसे टेस्ट तो बहुत होते हैं लेकिन दो मेनली हैं, क्रिप टेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका स्टार्टिंग टेस्ट, ये दो मेन है। और होता है तीसरा लॉन्ग पीरियड डायल टेस्ट, चौथा होता है शॉर्ट टाइम डायल टेस्ट, लेकिन हमारा दो मेन हमारा यूज करते हैं, क्रिपिंग टेस्ट और स्टार्टिंग टेस्ट। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है वो एरर से फ्री होता है। अगला पॉइंट बता रहा है, देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर में इसका एक एडवांटेज होता है, यह फ्रैक्शनल रेट से फ्री होता है, इसका हाई एक्यूरेसी होता है, नो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट होता है, लार्ज फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, इसका यूज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर का यूज हम लोग करते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है वहाँ देखिए, देखिए पावर फैक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक कौन सा एंगल होता है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल है उससे हम लोग पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया रहा है कि अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है, ठीक। अब अगला पॉइंट है कि डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर हैज ए टू कॉइल, एक होता है फिक्स्ड कॉइल, दूसरा होता है करंट कॉइल। और देखिए पावर फैक्टर मीटर इज कैलिब्रेटेड लेग ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि अगर जो पावर फैक्टर मीटर है उसको अगर लेग साइड में है, मतलब बाएं साइड में है तो वह लीड करता है, लेकिन अगर वो दाएं साइड में है तो लीड कर रहा है, लेकिन बीच में है तो उस टाइम पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा यूनिटी होता है। ये वर्किंग में हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम लोग फेरोडायनामिक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और फ्रीक्वेंसी मीटर यूज करते हैं। अगला पॉइंट है कि इन मूविंग आयरन टाइप वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ये डिपेंड करता है जो फोर्स लगाया जाता है मूविंग आयरन पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो दो कॉइल से में काम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि फेरोमेट्रिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में डिफ्लेक्टिंग टोर तो डेवलप करता है मूविंग कॉइल और करंट कॉइल थ्रू कैपेसिटर के द्वारा। अगला पॉइंट है कि सिंक्रोनस का यूज हम लोग सिंक्रोनाइजेशन अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि करेक्ट इंस्टेंट वैल्यू हमारा देता है टेस्टिंग का, ठीक। अब दो सर्किट का जो सेटिस्फाइड कंडीशन होता है, अब कौन कौन सा कंडीशन है वो भी जान लीजिए। देखिए इसमें बताता है कि बोथ बस बार वोल्टेज एंड इनकमिंग मशीन वोल्टेज आर मेड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी बस बार का जो वोल्टेज है और मशीन का जो वोल्टेज वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और बोला कि दोनों वोल्टेज बना होता है एक ही फेस में। दूसरा बताता है कि बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी हमारा सेम होता है। अगला है कि फेस सीक्वेंस इंडिकेटर, ये फेस सीक्वेंस इंडिकेटर का यूज हम लोग वेरीफाई या चेक करने के लिए करते हैं थ्री फेज वोल्टेज का, थ्री फेज वोल्टेज का जो फेस सीक्वेंस होता है उसका। अगला पॉइंट है कि क्लिप ऑन मीटर, जो क्लिप ऑन मीटर होता है उसका हम लोग करंट को मेजरमेंट किया जाता है जो लाइन में होता है या कंडक्टर वायर में होता है। क्लिप ऑन मीटर ऐसा होता है कि अगर कोई वायर है इसमें बिना कोई क्षति पहुंचाए हुए इसमें हम लोग ऊपर से लगा के, इसको लगा के ऊपर से इसका हम लोग करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको ऊपर में जैसे हाथ से आप कैसे पकड़ते हैं तो उस टाइप हाथ से लगा के तब इसे कर सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा होता है क्लिप ऑन मीटर में। अगला पॉइंट है कि क्यू मीटर, क्यू मीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जो क्यू मीटर होता है इसका उपयोग हम लोग इंडक्टर की क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए, कैपेसिटर को क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्यू मीटर का यूज करते हैं, क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट।
अब अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रेसिस्टेंस को क्लासीफाई किया गया उसके वैल्यू के अनुसार पे, जैसे लो रेजिस्टेंस है तो जिसका वैल्यू 1 ओम से कम है, मीडियम रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपका 1 ओम से ज़्यादा है लेकिन आपका 10⁵ ओम से कम है, और हाई रेजिस्टेंस में होता है जिसका वैल्यू 10⁵ ओम से ज़्यादा है। उसी तरह केल्विन डबल ब्रिज, ये जो केल्विन डबल ब्रिज का मेथड है इसको हम लोग यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए। और वेटस्टोन ब्रिज मेथड का हम लोग यूज करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। और मेगर का यूज हम लोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, ये आपका सेल्फ पावर मीटर होता है। अगला पॉइंट होता है आपका अर्थ रेजिस्टेंस का यूज करते हैं हम लोग अर्थ टेस्टर को मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरह जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसका उपयोग हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, एसी सर्किट, डीसी सर्किट दोनों में मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसी तरह एसी ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं कि बैलेंस कंडीशन का पता लगाने के लिए। उसी तरह एंडरसन ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। उसे शेयरिंग ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक लॉसेस को मेजरमेंट करने के लिए, या लॉस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरह एलसीआर मीटर का यूज हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए और कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग क्वालिटी मेजरमेंट करना हो, ठीक है, किसी अननोन क्वांटिटी को, तो ये मेजरमेंट का जो कंपनसेशन है जैसे अननोन कोई क्वांटिटी है तो उसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड नॉन स्टैंडर्ड। आप बोलते हैं कि मेजरमेंट हम लोग का इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है कि डिज़ाइन किस तरह से करना है, डेवलप किस तरह से करना है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करना है, क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से करना है, टेस्टिंग किस तरह से करना है, उसको रिपेयर किस तरह से करना है, उसको टेस्ट किस तरह से करना है, मेंटेनेंस किस तरह से करना है, ये सब चीज़ के लिए हमारा मेजरमेंट ज़रूरी पड़ता है। वही अगला पॉइंट है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक डिवाइस है, उसको मेजरमेंट अननोन क्वांटिटी जो मेजर करता है उसे हम लोग अननोन क्वांटिटी कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंट जो वर्क होता है वो डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का विभिन्न प्रभाव पे ये काम करता है। जैसे हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। उसी तरह अगला है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दो कैटेगरी में, एक है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, डिफ्लेक्टिंग, इंडिकेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। यानी डिफ्लेक्टिंग, इंडिकेटिंग एक ही है और रिकॉर्डिंग अलग है और इंटीग्रेटिंग अलग है। अब हम लोग बात करें कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा देता है अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि डिफ्लेक्शन या इंडिकेशन के लिए। दूसरा हो गया कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है जिसका भी, उसका हम लोग मेजरमेंट करने के लिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूस रिकॉर्ड करने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जो वेरिएशन हो रहा है उसका मेजरमेंट। अब क्या होगा कि अगला हम लोग देखेंगे कि जो एरर इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे कौन कौन सा है, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये 3 प्रकार का एरर होता है। अब क्या होता है सिस्टमेटिक एरर, ये अकर होता है ऑब्जर्वेशन से, इंस्ट्रूमेंट से, एनवायरनमेंट से। इसी तरह 3 डिफरेंट टॉर्क्स होता है, रिक्वायर्ड होता है इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट में, जो कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है। अब हो गया कि कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा जो मिलता है वह स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से मिलता है, ठीक है, और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से मिलता है। लेकिन
अगर हम लोग डैम्पिंग टूल की बात करें तो ये एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग से मिलता है, फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग के मिलता है, एडी करंट डैम्पिंग से मिलता है। उसी तरह अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, कैलिब्रेशन, डिप्लोबिलिटी, सेंसिटिविटी, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। इससे हम लोग को इंस्ट्रूमेंट का पता चलता है कि किस तरह क्वालिटी है। इस तरह अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ये सूटेबल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है डीसी सर्किट की मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरह जबकि एमआई जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसका हम लोग यूज करते हैं एसी के साथ साथ डीसी दोनों मेजरमेंट करने के लिए। अब कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क ऑब्टेन्ड होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से होता है, ठीक है। और जो डैम्पिंग टॉर्क है वो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है एडी करंट डैम्पिंग में, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में होता है। जबकि एयर फ्रैक्शन मेथड से हम इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं मूविंग आयरन और हम लोग देखें कि जो एक्सटेंशन ऑफ रेंज एमीटर, मतलब एमीटर के रेंज को हम लोग एक्सटेंड करना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में लगा देते हैं इसको एमीटर को। लेकिन शंट का यूज करते हैं फॉर रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर। मतलब एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज को हम लोग एक्सटेंड करना रहे तो शंट का यूज करते हैं, लेकिन अगर वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना रहे तो हम लोग सीरीज एक्सटेंस का यूज करते हैं। इसी तरह हमारा शंट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल और मल्टीप्लायर में बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो मैग्नीज, कांस्टेंट, ये दोनों को यूज होता है। उसी तरह शंट और मल्टीप्लायर है, ये पावर लॉस से फ्री होते हैं, इसमें नो इलेक्ट्रिक आइसोलेशन होता है, थर्मो ईएमएफ होता है, इंसुलेशन होता है, हाई वोल्टेज होती है, करंट मेजरमेंट होती है। तो ये सब हमारा शंट और मल्टीप्लायर में होता है। उसी तरह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग हम लोग करते हैं एसी सर्किट में हाई करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। उसी तरह करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग हाई करंट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। और कैलिब्रेशन, एमीटर और वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग सब स्टैंडर्ड मीटर और पोटेंशियल मीटर का यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको इसको याद दिमाग में रखना ही है। तो चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।